आपके साथ सोनम सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और वक्त हो गया है शाम 6:30 का। पूरे दिन प्रदेश में क्या खास रहा, क्या अहम रहा, आपको इस पूरे बुलेटिन में बताएंगे। तो बहराइच दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नाव हादसे को लेकर के उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने नाव से हादसे वाली जगह का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। कोडियाला नदी का हवाई सर्वेक्षण किया है। नाव हादसे के पीड़ितों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले हैं। पीड़ित परिवारों के लिए सीएम ने मदद का ऐलान भी किया है। नाव पलटने से 22 लोग डूबे थे, जिनमें से एक की मौत हुई थी। 8 लोग अभी भी लापता हैं। 5 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इन 8 लोगों का कोई अता पता नहीं है। तो प्रशासन की तरफ से लगातार हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन 8 लोगों की तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने नाव से हादसे वाली जगह पर हवाई सर्वेक्षण किया है। कोडियाला नदी का भी हवाई सर्वेक्षण किया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तो कोडियाला नदी के पास मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण करते हुए पूरे हादसे को लेकर जानकारी ली है कि आखिरकार किस तरीके से यह हादसा हुआ और जो इस हादसे में पीड़ित परिवार हैं उनको हर संभव मदद पहुंचाने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही है। साथ ही साथ 5 दिन हो चुके हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 23 लोग नाव में सवार थे, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि 8 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। संजय, देखिए आज 5वां दिन है और 5 दिन पूरे होने के बाद भी वो 8 लोग अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। जो लापता हुए थे उनकी तलाश अब भी जारी है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भरथापुर गांव में गए थे और वहां जाकर के उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। इसी के साथ साथ में जहां पे नाव हादसा हुआ था वहां पर भी वो पूरी बारीकी से उन्होंने देखा कि कितनी टीमें यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तत्काल जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय 200 नदी से बरामद कर लिए गए हैं, यानी कि घटना स्थल से तकरीबन 7 किलोमीटर दूरी से 200 बरामद किए गए हैं, जिसमें 100 सुमन का है और 100 नाविक शिवनंदन का है। दोनों शवों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने बाहर नदी से बाहर निकाला है और पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा है, शिनाख्त के लिए उसको भेजा है, ताकि घर के लोग उसको पहचान सके। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह भी है कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचे हैं तो पीड़ित परिवारों से मिले हैं। पीड़ित परिवार काफी संतुष्ट दिखाई पड़े हैं और मुख्यमंत्री ने अगले 1 महीने के अंदर इन सभी को विस्थापित करके बेहतर जगह पर भेजने का उन्होंने आश्वासन दिया है। देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से इस पूरे मसले को लेते हैं और कितना जल्दी इनका विस्थापन होता है। लेकिन आज मुख्यमंत्री का आना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सार्थक रहा, क्योंकि जिस तरीके से ये 8 परिवार लगातार हो रहे थे, लगातार परेशान थे, उनको ये उम्मीद नहीं था कि शायद हमारे पास कोई हमारा आंसू पोंछने के लिए आएगा। और इसी बीच मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, सभी से मिले हैं, सभी को सांत्वना दिए हैं और अच्छी बात यह है कि 200 बरामद हो गए हैं। अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। संजय, देखिए जिस तरीके से ये हादसा हुआ, हादसे में तमाम लोग पानी के अंदर डूबे, लेकिन कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक महिला की मौत हो जाती है और 8 लोग लापता थे, जिनमें से अभी आपने बताया कि 2 और शव बरामद किए गए हैं, जबकि अभी भी 6 लोग ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। उनको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पे ये कहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। एक व्यक्ति के मिलने तक ये ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा और यही वजह है कि आज 5वें दिन देखिए 200 बरामद कर लिए गए हैं। अभी उम्मीद ये
की जा रही है कि जगह जगह टीमें जो है वो तलाश कर रही हैं, क्योंकि नदी में गहराई अधिक है, नदी में जीव जंतुओं का जो है वो काफी वहां पर अटैकिंग रहता है। ऐसे में आशंका तरह तरह की जाहिर की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये उम्मीद की जा रही है कि अभी भी 100 बरामद हो सकते हैं, क्योंकि उनका जिंदा रहना अब तो काफी मुश्किल है, क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहेगा, और जब तक सभी के 100 बरामद नहीं कर लिए जाते हैं तब तक लगातार ये ऑपरेशन चलता रहेगा। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। रामभद्राचार्य ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर हुंकार भरी है। भारत की 80% आबादी हिंदू होनी चाहिए। जब तक मैं हूं, हिंदुओं का बाल भी बांका नहीं होगा। बच्चों का हमारी संस्कृति से परिचय कराना अब बेहद जरूरी। जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। रामभद्राचार्य ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरी है। भारत की 80% आबादी हिंदू होनी चाहिए। जब तक मैं हूं तब तक हिंदुओं का बाल भी बांका नहीं होगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आकाश जुड़ गए हमारे साथ। आकाश, देखिए, रामभद्राचार्य ने कहा है कि 80% देश के अंदर हिंदू होने चाहिए। जी बिल्कुल पूनम जी, बता दें कि आज फतेहपुर में जगन्नाथ भगवान का मंदिर बनने जा रहा था, जिसके भूमि पूजन में रामभद्राचार्य जगत गुरु जी आए थे, जिन्होंने अपने भाषण के दौरान जो शुरुआत की, उन्होंने कहीं ना कहीं देश को लेकर के शुरुआत की, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक भारत की जनसंख्या हिंदू आबादी 80% नहीं हो जाती और संसद में 470 सीटें नहीं हो जाती हमारी, तब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और साथ ही उन्होंने ये जोर देते हुए लोगों से कहा कि हम सभी को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर ये माहौल ऐसा ही रहा तो आगे चल करके हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ेंगे, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हमारी संस्कृति और सभ्यता का भी जानकारी देनी चाहिए, और ये प्रयास तभी संभव है जब हम सभी लोग कर पाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी भी हिंदू का बाल बांका नहीं हो सकता है। आकाश, देखिए, रामभद्राचार्य धर्मगुरु हैं। उन्होंने जब आह्वान किया है तो जाहिर सी बात है जनता उनकी बातों पर अमल करती नजर आएगी। जी बिल्कुल सोनम जी, ये उनके आह्वान के बाद ही जिस तरह लोगों के जयकारे लगने शुरू हो गए और उनकी आवाज की जिस तरह पुरजोर लोगों ने एक साथ स्वीकार किया है, उस तरह से सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि उनके आह्वान पर लोग इकट्ठा होंगे। और ये बिल्कुल ये दोनों दलों को झटका लगा है। 30 कार्यकर्ताओं ने एक साथ बसपा का दामन थामा है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ता बसपा में शामिल हुए हैं। आने वाले चुनाव में सियासी गणित जो है वो बदल सकता है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बसपा को एक नई ऊर्जा मिलती हुई दिख रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मिथिलेश जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो बसपा का दामन थामते नजर आ रहे हैं। क्या 2027 विधानसभा चुनाव जो है वो बसपा के अनुकूल है या प्रतिकूल है? बिल्कुल कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थी मायावती ने जो रैली की लखनऊ में, उस रैली का असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के साउथी जनपद में इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, तो जो कहीं ना कहीं लोगों को चौंका रही हैं, क्योंकि आज जब ये कांग्रेस और बसपा सपा के लोग छोड़ के अपनी पार्टी जा रहे हैं, बसपा में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला उजागर हो रहा है और इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आई है। 30 लोगों ने आज बसपा का दामन थामा है। अब लगातार बसपा के खेमे में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा एक मजबूत पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब मायावती ने रैली की, तभी से जो विपक्ष के पार्टी है, विपक्ष के जो नेता हैं, उनमें कहीं ना कहीं खलबली मची हुई थी और लगातार ये खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार जनादेश लग रहा है कि हो सकता है बसपा कहीं ना कहीं अपनी सरकार भी बना ले जाए। 2027 का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं बसपा की जीत होगी, ये लगातार बसपा के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं। अगर बात करें सावती की, तो सावती में
जो नसीम चौधरी थे वो पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं, अब वो कांग्रेस छोड़कर बसपा का दामन थामे हैं, जिसके बाद उन्होंने लगातार परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। बसपा में अपने आप को वो अपना समर्थन देते हुए बता रहे हैं कि हम कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, सपा के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको हम बसपा में ले जाएंगे, और ऐसा होता दिखाई दे पा रहा दिख भी रहा है। आज बहराइच श्रावस्ती जनपद के और बहराइच जनपद के जो बॉर्डर है जमुना इलाके में उन्होंने बैठक की और वहां पर 30 लोगों ने सपा और कांग्रेस को छोड़ते हुए बसपा का दामन थामा है। अब कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या एक बार फिर से बसपा की सरकार बनेगी, या एक जो कह रहे हैं ये कहने वाली बात होगी। ये देखना होगा, ये समय ही वक्त बता पाएगा कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं बसपा के खेमे में लोग जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अगली खबर वाराणसी से है, जहां पर देव दीपावली 2025 की तैयारियां पूरी हो गई हैं। देव दीपावली पर मां गंगा की महाआरती की जाएगी। 21 अर्चक 42 हृदय सिद्धि कन्याएं आरती करेगी। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगी ये गंगा आरती। अमर बलिदानियों के परिवार को भी सम्मानित किया जाएगा। तो वाराणसी में देव दीपावली 2025 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देव दीपावली पर मां गंगा की महाआरती की जाएगी। 21 अर्चक 42 रिद्धि सिद्धि कन्याएं आरती को करेंगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जमील अहमद जुड़ गए हमारे साथ लाइव। जमील, देखिए 2025 देव दीपावली की तैयारियां लगभग पूरी हो गई और कहा जा रहा है कि इस बार की जो महाआरती होने वाली है वो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगी। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए काशी की देव दीपावली जो है वो दुनिया भर में जानी जाती है और शायद यही वजह है कि देश विदेश से तमाम जो पर्यटक है वो काशी इन दिनों पहुंचते हैं। बनारस में देव दीपावली की तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि लगभग 20 लाख दिए इस बार जलाए जाएंगे। वहीं पर्यटकों की बात करें तो लगभग 15 लाख पर्यटक भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। और बनारस की जो प्राचीन घाट है, दशाश्वमेध घाट की आरती होती है, जो गंगा पूजा की जाती है, वहां पर जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस बार का कार्यक्रम जो थीम है वो रखा गया है। और हमारे साथ जो 4 महिलाएं आपको दिख रही होंगी, ये आगरा से चलकर बनारस आई हुई हैं कि बनारस की देव दीपावली देखने के लिए। कुछ लोग पिछले साल भी आए थे और इस बार भी आए हुए, तो हम सीधा उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आप आगरा 5 तारीख को देव दीपावली है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्या लग रहा है जो तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं? इतना भव्य नजारा है कि बस आंखें नम हो रही हैं कि बस एक ड्रीम था मेरा कि कैसा होगा, क्या होगा पता नहीं, मेरे को बस देख के बस मन खुश हो गया। सुना था देव दिवाली का, आज इस बार तो मन बना के आए थे कि देखनी ही है देव दिवाली। आप बताइए, आप तो कई बार बनारस में रही और देखी भी हैं। मैं तो बनारस की मतलब रहने वाली थी। मैं भी आगरा की हूँ, लेकिन 25 साल से यहीं बनारस में रह रही हूँ और मुझे तो जिंदगी भर यहीं रहना है, बनारस में ही। बनारस की बात ही अलग है यहाँ की। आप बताइए क्या कहेंगी, बनारस की देव दीपावली आपने पिछली बार भी देखा, इस बार भी देखने के लिए आई हैं, खासतौर से बनारस की देव दीपावली? बिल्कुल, इसी साल में जमील, देखी थी और इस देखिए साल आपके और साथ दोबारा ये तमाम मेरे महिलाएं फ्रेंड्स लोग भी वहां आए। पर मौजूद हैं और जी। उनसे जानने का प्रयास करिए कि इस बार की जो देव दीपावली है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर समर्पित की गई है, तो उसको लेकर इनकी राय क्या है, किस तरीके से उसको देख पा रही है? बनारस की इस बार की जो देव दीपावली है ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर इस बार किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छा है, पॉजिटिव सीन है और क्या है, बहुत अच्छा है उसके लिए मन रहा है तो, और आगे भी ऐसे अच्छा होगा। पहलगाम में जो घटना घटी पूरा देश देखा और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन तमाम आतंकियों के ठिकाने को नस्त नाबूद किया गया। इस बार देव दीपावली पर वही थीम बनारस में देखने को मिल रही है। अच्छा है, हम भी देख पाएंगे कि इस बहाने से मोदी जी के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चला, अच्छा है, हम भी देख पाएंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत नहीं आप बताइए किस तरह से एक बहुत अच्छा मैसेज है और इतना ये थीम को लेके इतना भावुक है हम, और इतना सोच भी नहीं सकते थे कि ये थीम रखेंगे। जिसने भी रखी है तहे दिल से मेरा तो मन खुश हो जाता है कि जब सिंदूर का एक मैसेज जाता है महिलाओं को। थैंक यू मोदी जी।
चलिए ठीक है बिल्कुल, देखिए जमील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तमाम जो पर्यटक है वो पहुंचे चलिए ठीक है जमील, देव ठीक है, दीपावली देखने तमाम के लिए। जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अगली खबर नोएडा से है, जहां पर अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन ब्लास्ट हुई है। सेक्टर 66 के निजी हॉस्पिटल में यह हादसा हुआ है। पाइपलाइन ब्लास्ट में मरीजों से हड़कंप मच गया है। आईसीयू मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है। कोई जनहानि की खबर अभी भी नहीं। अस्पताल के अंदर पाइपलाइन फटने से हादसा हुआ है। आईसीयू में मरीजों को आनन फानन में दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन पाइपलाइन फटी है, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। ऑक्सीजन पाइपलाइन फटने की वजह से हादसा हुआ और हादसे के बाद से अस्पताल के अंदर हड़कंप मच गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अली खान जुड़ गए हमारे साथ। अली खान, देखिए एक अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन पाइपलाइन फटी है और हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, नोएडा के सेक्टर 66 का ये मामला है। थाना फेज 3 के बिल्कुल सामने का एक अस्पताल पड़ता है ममूरा में। उसमें अचानक 12:30 बजे के आसपास एक पाइपलाइन फटने से एक धमाके की आवाज होती है और धुआं उठने लगता है, जिसको लेके एकदम अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। बहुत ज्यादा अफरा तफरी हो जाती है, भगदड़ सी बचने लगती है। अस्पताल में लोग, मरीज पैनिक कर जाते हैं। पर वो सिर्फ ऑक्सीजन का जो पाइपलाइन थी उसकी फटने की वजह से एक आवाज हुई थी और धुआं निकलने लगा था। पर ऐसा कोई आगजनी या ऐसा कोई हादसा बड़ा नहीं हुआ था। इसमें किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वहां पे जानकारी कही गई, आला अधिकारियों ने बताया कि कोई भी हताहत नहीं है, किसी की कोई जानहानि कोई नहीं हुई है। सभी लोग सुरक्षित हैं और सभी जो मरीज थे उन्हें भी पैनिक कर गए थे, उन्हें भी स्टांट करा दिया गया था। मौके पे पुलिस बल, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी, पर कोई आग नहीं थी, क्योंकि तो कोई आग बुझानी नहीं पड़ी। फिर बाद में वो लीकेज रिपेयर करा लिया गया है। अब तमाम स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। अली, देखिए जिस तरीके से यह हादसा हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की जो लापरवाही है वो सामने आई है कि अगर आपको पहले से पता था कि ऑक्सीजन पाइपलाइन में कोई गड़बड़ी है तो आपको पहले से सतर्कता बरतनी चाहिए थी। बिल्कुल, अस्पताल प्रशासन की अगर पाइपलाइन में लीकेज हुआ है तो बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या उस समय पे पाइपलाइन पूरी रिपेयर चेक हुई थी, नहीं हुई थी, क्या उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस हो रहा था या नहीं हो रहा था। ये तमाम चीजें चेक करने वाली है। प्रशासन के घेरे में भी है। तमाम जो उत्तर प्रदेश के जो फायर विभाग है वो भी इसकी जांच करेगा और पुलिस भी इसमें आगे जांच करेगी क्या कुछ कारण रहे कि जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। उन तमाम कारणों की पुलिस जांच करेगी और उसमें आगे जो इसका विभाग है, चिकित्सा विभाग है, वो भी इसमें जांच करेगा कि क्या कुछ कारण रहे जो ये पाइपलाइन फटी है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मनाली से पकड़े गए मोहाना थाना के 2 फरार सिपाही, 25-25 हजार रुपए के इनामी दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया है। रजनीश पटेल पर जानलेवा हमले के थे आरोपी। दोनों को लेकर सिद्धार्थनगर के लिए टीम रवाना हुई है। तो अब इस वक्त की हम जानकारी सिद्धार्थनगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मनाली से पकड़े गए मोहाना थाना के 2 फरार सिपाही, 25-25 हजार के इनामी 2 फरार सिपाही गिरफ्तार किए गए हैं। रजनीश पटेल पर जानलेवा हमले के ये दोनों सिपाही आरोपी थे। अब दोनों को सिद्धार्थनगर के लिए लेकर टीम रवाना हुई है।
तो सिद्धार्थनगर में पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मनाली से 2 फरार सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों सिपाहियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था और ये रजनीश पटेल पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी थे। कहा जा रहा है कि जानलेवा हमला करने के बाद दोनों सिपाही मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों सिपाहियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। आखिरकार आज पुलिस को सफलता हाथ लगी है और दोनों ही सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।